हेलो एंड नमस्ते। आपका स्वागत है इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस में। और आज हम 30 अक्टूबर का जो इंडियन एक्सप्रेस आया है, बेसिकली जो न्यूज़ आई है उसका एनालिसिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जैसा कि देखते हैं मेन हेडलाइंस क्या है वो देखेंगे और उसके बाद हम चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ चीजें तो कंटिन्यू हो रही हैं। अगर आप देखोगे पिछले जो अपन ने न्यूज़पेपर्स किए, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था इंडिया ईयू के बारे में, तो एक न्यूज़ तो उसके बारे में ही रहेगी। दूसरा, कल एक इतिहास रचा गया। एक्चुअली जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो राफेल में बैठी और वो पहली प्रेसिडेंट है जिन्होंने टू इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर, मतलब ये प्लेन्स होते हैं, उसमें वो बैठी और मैं फ्लाई किया है। पहले सुखोई और अभी ये अपना राफेल। ठीक है। तीसरी जो उस न्यूज में और कुछ है नहीं, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, जस्ट अगर आपसे कभी पूछ ले तो। दूसरा, अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो है इंडिया चाइना के बारे में। क्योंकि एक आपको पता होगा कि कुछ साल पहले तक, इनफैक्ट लास्ट ईयर तक, इंडिया और चाइना, लद्दाख के पास वाला जो एलएसी है, वहां पे आपको पता ही है, फाइव फिंगर्स और पैंगोंग सो, आपने ये नाम सुने ही होंगे। तो इन लेक पे काफी इश्यूज हो गया था, लेकिन फिर हमने डिसएंगेजमेंट चालू किया था, है ना, और अभी उसी पे आगे बात चल रही है, तो वो हम जानेंगे। फिर आप देखोगे जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है वो दिल्ली का ही कंटिन्यूएशन है, क्लाउड सीडिंग का। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे और दिल्ली के पोल्यूशन से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज है वो देखेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा आर्टिकल जो मुझे आज के न्यूज़पेपर में लगा वो था ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के बारे में। तो ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्या होता है, आज अपन ये जानेंगे। और इसका मतलब क्या होता है और कौन से शहर है, कौन से कंट्रीज है जहाँ पे आप देखोगे ये फॉलो किया जा रहा है। फिर बिहार के इलेक्शंस एज यूजुअल हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो आज भी हैं। पर यहाँ पे ना अपन बिहार के इलेक्शन से अब ये जानेंगे कि उससे कौन कौन से नए इश्यूज खड़े हो रहे हैं। जैसे लिकर बैन का एक इशू है जो डिस्कस किया जा रहा है। फिर सब्सिडीज और बार बार जो स्कीम्स अनाउंस की जा रही है उनके बारे में बात करेंगे, है ना। उस पे आप देखोगे आगे आर्टिकल भी लिखा है बहुत सुंदर सा। कुरैशी साहब ने, जो हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, रह चुके हैं, उन्होंने, आप देखोगे, बहुत अमेजिंग आर्टिकल लिखा है, तो वो अपन देखेंगे। फिर आपको पता है इंडिया ने होस्ट किया था एक मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव, तो उसमें मोदी जी भी पहुंचे थे। उसके अंदर अपन ने क्या क्या बोला है इंडिया के मैरीटाइम विजन को लेके, वो अपन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि कभी भी आपको पूछी जा सकती है और आपको पता भी होना चाहिए। बेसिक बेसिक कुछ शब्द होते हैं वो पता होने चाहिए। अगर आपने वो बोल दिया ना, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है इंटरव्यू में कि आपको पता है। ठीक है। फिर मिड डे मील से रिलेटेड एक न्यूज है वो अपन देखेंगे। वैसे एक्चुअली इस न्यूज में कुछ है नहीं, तो मैं बता ही देती हूँ। आपको पता है कि इंडिया में एक बेसिकली प्रोग्राम चलता है, एक स्कीम चलता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मिड डे मील, है ना। और मिड डे मील के अंदर क्या होता है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें बेसिकली खाना दिया जाता है लंच में। अब तमिलनाडु ने एक एक्सपेरिमेंट चालू किया था जहां पे उन्होंने बच्चों को ब्रेकफास्ट देना चालू किया था 2022 में, जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना उनको। ठीक है। अब 11 स्टेट्स है कुछ, ठीक है, मतलब 7 स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग राजस्थान, जिसमें आपका राजस्थान, दिल्ली, सिक्किम, गुजरात, है ना, छत्तीसगढ़, केरला, ये सारी स्टेट्स हैं। वो भी ये बोल रहे हैं कि जैसे तमिलनाडु ने ब्रेकफास्ट दिया था, वैसे इट्स हाई टाइम कि हम भी बच्चों को लंच के साथ साथ अच्छा ब्रेकफास्ट दें। क्योंकि ब्रेकफास्ट दोगे तो उसके बाद क्या होगा, लोगों में शक्ति आएगी, उनका ब्रेन चलेगा, और फिर जो वो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको जस्ट आप ब्रेकफास्ट के बाद रख लो ताकि उनको समझ में आने लगे। तो कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना सब्जेक्ट्स की, वो काफी सुधर जाएगी। ओके। कुछ स्टेट तो ये भी कह रही हैं, जैसे 7 स्टेट्स बोल रही हैं कि जो पीएम पोषण अभियान है उसको ब्रेकफास्ट में भी लो। वैसे कुछ स्टेट्स, लगभग 11 स्टेट्स, तो ये भी बोल रही हैं कि ये जो अपना मिड डे मील वाला प्रोग्राम चलता है पूरा, ठीक है, इसको आप क्लास 12 तक ले जाओ। अभी ये क्लास 8 तक चलता है अपने यहाँ पे, अभी इसको बोल रहे हैं कि क्लास 12 तक ले जाओ। तो ये बस एक न्यूज आर्टिकल था पीएम पोषण के ऊपर, तो ये अपन ने एक बार देख लिया है। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट जो आता है, देखो ये मैंने इसलिए बताया है कि बिहार असेंबली के इलेक्शंस चल रहे हैं, तो हमें ये न्यूज काफी हाईलाइट होती है कि कैसे जेडीयू हो गया, चाहे आरजेडी हो गया, चाहे जन सूरज पार्टी हो गया प्रशांत किशोर की, तीनों ही पार्टीज अपनी मैनिफेस्टो में, ठीक है, बड़े बड़े प्रोमिस कर रही हैं, हम ये स्कीम लॉन्च कर देंगे, ये लॉन्च कर देंगे, फलाना लॉन्च कर देंगे। ठीक है। तो आपको लग रहा होगा ऐसा सिर्फ असेंबली इलेक्शन या फिर जो एमपी के इलेक्शन होते हैं ना, लोकसभा वाले इलेक्शन, वहां पे होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे केरला में कितने छोटे इलेक्शंस है, वो जो लोकल बॉडी के नहीं होते, अपने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के, उन इलेक्शंस पे भी आप देखोगे पार्टीज जो हैं अब स्कीम्स अनाउंस करने लग गई हैं, इसके पहले की आचार संहिता या एमसीसी लागू हो जाए। क्योंकि उसके बाद तो आपको पता है कि कोई भी पार्टी कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती है ना, क्योंकि फिर ऐसा माना जाएगा कि आप वोटर्स को ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हो। तो इसके अंदर आप देखोगे कि केरला में तो गवर्नमेंट की जैसे पेंशन वाली स्कीम हो गया,
है ना। इनफैक्ट आप देखोगे असिस्टेंस हो गया, जो अपने यूथ होते हैं उनको, ठीक है। फिर उसके अलावा आप देखोगे कि बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके इनकम काफी कम है, तो वहां पे उन यूथ को सपोर्ट किया जाएगा। टीयरनेस अलाउंस जो होता है, महंगाई का भत्ता जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वो बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप देखोगे उन्होंने स्कीम्स जो है वो लोकल बॉडी के इलेक्शंस में अनाउंस कर दी। तो फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में तो ये चीजें डेफिनेटली होती ही होती हैं। फिर आप एक देखोगे छोटा सा न्यूज आर्टिकल है, जहाँ पे बेसिकली मोदी जी ने, जो न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जापान की, है ना, सनाई ताकाइची, उनसे फोन पे बात करी, उनको कंग्रेचुलेट किया। और उन दोनों ने रियफर्म किया कि इंडिया और जापान के जो रिलेशंस हैं वो ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, आज के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ने ये बात करी कि कैसे दोनों रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स रहेंगे क्वाड मेंबरशिप के, जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है। ताकि बेसिकली चाइना को एनसर्कलिंग वाला है, पर ये जो होती है क्वाड की, अगर अपन देखें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है वो होता है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, ठीक है। इसके अलावा दोनों ने बोला कि कैसे लोगों का, लोगों से टाइज, पीपल टू पीपल टाइज, लाइक बुद्धिज्म हो गया, है ना, सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिक टाइज हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, इनोवेशन हो गया। आपको पता है कि जापान की कंपनी है टोयोटा, मारुति, है ना, तो ये बेसिकली आप देखोगे इंडिया में काफी ज्यादा चलती है इसकी कारें वगैरह। इनफैक्ट नए सुपर लग्जरी मॉडल्स वगैरह भी लेके आएंगी। तो पॉइंट ये है कि जापान और इंडिया की पार्टनरशिप, ठीक है, सीनो इंडिया पार्टनरशिप को आप देखोगे, जापान इंडिया पार्टनरशिप को और ज्यादा अच्छा बढ़ाने के लिए। हमारे पार्टनरशिप ऑलरेडी स्पेशल है, स्ट्रेटेजिक है और ग्लोबल है। तो इसको और एक नए स्टेप पे ले जाने की बात की जा रही है, जहाँ पे हम जो ट्रेडिशनल अपने टाइज थे उससे ऊपर उठ के स्पेस, डिफेंस, है ना, पीपल की मोबिलिटी, कि ताकि आप इंडिया से जापान और जापान से इंडिया जल्दी जल्दी आ सको, जा सको, कम रिस्ट्रिक्शंस हो। तो इन सब पे ध्यान रख के इसकी पार्टनरशिप को और स्ट्रांग बनाया जाएगा, ठीक है। फिर एक ही छोटा सा चीज है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, और इनफैक्ट जो इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, अटॉर्नी जनरल, उनको पूछा है कि क्यों ऐसा होता है कि भाई कोई केस रजिस्टर हुआ, ठीक है, पुलिस ने कस्टडी कर ली, एफआईआर कर ली, पूरी चार्जशीट फाइल कर दी, उसके बाद भी आप देखोगे उसके ऊपर प्रॉपर चार्जेस ही नहीं बन पा रहे हैं कोर्टों में, ठीक है। छोटे छोटे कोर्ट्स डिले करते हैं, सिविल में भी और क्रिमिनल केसेस में भी, ये चार्जेस लगाने से। इससे क्या होता है, मासूम लोग, इनोसेंट लोग, होता है कई बार, मतलब होता है ना, कस्टडी में सड़ रहे होते हैं, और ऑब्वियसली जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यही बस एक छोटी सी न्यूज आर्टिकल थी। फिर एक आप लगभग 4-5 दिन पहले अपन ने एक न्यूज कवर करी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नागा इंसर्जेंसी के जो सबसे, आई मीन, पुराने प्लेयर थे और सबसे ज्यादा पॉपुलर, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर अब जो नेम था, ठीक है, मुइवा का, वो फाइनली 50 साल बाद अपने गांव लौटे हैं मणिपुर में। और वो जो उनकी डिमांड थी पहले, ग्रेटर नागालैंड की, ग्रेटर नागालैंड मतलब उनका होमलैंड, जिसमें कुछ कुछ हिस्सा मणिपुर का आएगा, कुछ अरुणाचल का आ जाएगा, कुछ असम का आ जाएगा, नागालैंड का आ जाएगा, है ना, प्लस आप देखोगे कुछ हिस्सा म्यांमार का भी आएगा। तो ये सारे हिस्सों को कंबाइन करके वो लोग नागालैंड को एक ग्रेटर नागालैंड की टेरिटरी बनाना चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने बोला था कि हमारे पास एक सेपरेट खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, खुद का फ्लैग भी होगा। पूरी इंसर्जेंसी में स्टेट चला गया था। NSCN-IM, ठीक है, वो इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन थी। और 1997 में फाइनली उन्होंने सरकार जो थी उसके साथ एक सीज फायर अग्रीमेंट किया। और ऑब्वियसली वार्तालाप चलता रहा, लेकिन 2015 में जाके एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन वो भी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार कुछ अलग इंटरप्रिटेशन कर रही थी, ये लोग कुछ अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, ठीक है। एक ये अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग केस स्टडी है केरला की, कि कैसे केरला पहला स्टेट बनने जा रहा है, और नवंबर 1 को वो खुद को घोषित कर देगा कि अब उनकी स्टेट में कोई भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं रहता, ठीक है। ये इनफैक्ट आप एज अ केस स्टडी कोट कर सकते हो कहीं भी, मेंस के पेपर में भी और इंटरव्यू में भी, राजस्थान को किस तर्ज पे काम करना चाहिए उससे रिलेटेड। तो ये केस स्टडी हम यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। देखो इसके अंदर क्या हुआ है, कि केरला जो है उसने बेसिकली एक प्रॉपर पहले तो सर्वे कराया। उन्होंने बोला जो एग्जिस्टिंग हमारे यहाँ पे सर्वेज हो रखे थे, जो स्कीम्स के लिए टारगेट करते हैं बेनिफिशरीज को अपन, वो बहुत जनरलिस्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे अनडिजर्विंग लोगों को मिल जाता है, और जो डिजर्विंग लोग हैं वो बाहर रह जाते हैं। तो ऐसा ना हो और सच में हम लोग एक्सट्रीमली पुअर लोगों को ही टारगेट करें, इसलिए केरला सरकार ने खुद से, ना तो नीति आयोग वाला सर्वे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है, ना वर्ल्ड बैंक वाला, जिसमें आप सिर्फ इनकम के बेसिस पे बता देते हो कि भाई किसी की अगर $3 से कम की रोजगार है ना, भत्ता है उसका एवरीडे, तो उसका मतलब वो गरीबी रेखा में चला जाएगा, एक्सट्रीम वाली, ठीक है, या फिर पॉवर्टी रेखा में चला जाएगा, पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाएगा। तो हमने क्या करा है, बेसिकली केरला ने बोला कि हम ना तो ये फॉलो करेंगे, ना नीति आयोग वाला फॉलो करेंगे, हम खुद का पहले एक ढंग से सर्वे कराएंगे, ताकि हमें ये पता लगे कि सच में कौन कौन पुअर है। तो उन्होंने करीबन ये पाया कि उनके यहाँ पे 1,18,000 फैमिलीज थी जो कोई ना कोई वेलफेयर स्कीम से बाहर थी, ठीक है। देखो,
पुअर दो तरीके के हो सकते हैं, एक जिनको कोई सरकार का हेल्प मिल रहा है और एक जिनको सरकार को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। तो जिनको सरकार का हेल्प बिल्कुल नहीं मिल रहा है वो तो डेफिनेटली पुअर होंगे। वैसे ही एक्सट्रीम पॉवर्टी में भी जो कोई भी स्कीम में एनरोल नहीं है और जिनकी इनकम भी कम है, तो वो पुअर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ऐसा केरला ने खुद का सर्वे कराया और लगभग पाया कि 1,18,000 फैमिलीज ऐसी हैं जो वेलफेयर स्कीम के बाहर हैं। फिर इसमें से उन्होंने मल्टीपल राउंड्स ऑफ वेरिफिकेशन किया, नीचे जाके लोगों से बात करी, पीपल का पार्टिसिपेशन करवाया, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे चेकिंग करवाई कि सच में जो फैमिलीज ये लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो पुअर है या नहीं है, डिस्ट्रेस्ड है या नहीं है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे क्रॉस चेकिंग हुई है। तो ऐसे कर करके फाइनली 1,18,000 में से अब 59,000 फैमिलीज रह गई थी जिनको उन्होंने एक्सट्रीमली पुअर कहा। नीति आयोग ने 2021 में बोला था कि केरला में लगभग 1% से कम, मतलब 0.5% के आसपास ही ऐसे लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, और केरला में सबसे लीस्ट गरीबी है, लीस्ट पॉवर्टी है, ठीक है, बहुत ही छोटी माइनॉरिटी की बात कर रहे हो। अब केरला में सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सर्वे करके उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो सच में बहुत पुअर है। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम है एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर उन्होंने क्या करा कि जिस फैमिली में जो आइडेंटिफाई करी उन्होंने फैमिलीज, तो कहीं पे जैसे मेडिसिन की वजह से खर्चे हो रहे थे कि हर महीने उनको 1,600 रुपए की मेडिसिन चाहिए, तो अब वो सरकार देने लग गई ताकि उनके उतने पैसे बचे और उतने पैसे का फिर वो खाना वगैरह खाएं। कई फैमिलीज अगर आप देखोगे तो वहां पे कोई और चीज हो गई, वहां व्हील चेयर वगैरह की कमी हो गई, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया एग्जैक्टली कि ये जो 59,000 फैमिलीज हैं ये कौन से पैरामीटर पे पुअर हैं, और उस चीज को पूरी करके उन्होंने एक्चुअली में पॉवर्टी को इरेडिकेट किया है। 2024 में अगर आप देखोगे, कुटिया टू पंचायत जो थी वो पहली लोकल बॉडी बनी थी स्टेट में जो एक्सट्रीम गरीबी रेखा से बाहर थी, ठीक है। इनफैक्ट केरला ओनली, मैंने आपको पहले बता दिया, ओनली स्टेट होगा जो खुद का सर्वे करा के खुद ही आइडेंटिफाई करवाता है और इतना बड़ा स्टेप भी ले रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इनफैक्ट हमें इससे राजस्थान में काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। और हमें ये पता होना चाहिए, देखो, अ, उन्होंने ये कहा था द होल पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज फैमिलीज, ठीक है, अलग से एक सर्वे के थ्रू और फिर प्रिसाइसली जाके टारगेट करने का पॉइंट इसलिए था क्योंकि हो सकता है कि एक एक बेड रिडन, मतलब एक हॉस्पिटलाइज बंदा जो है ना, जो खुद से रह रहा है, वो खाना ना बना पाए, तो भी फिर आप उसको मल्टी डिमेंशनल पुअर की कैटेगरी में डाल दोगे। तो आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन पुअर है तो क्यों है, ठीक है, ताकि आप टारगेट कर पाओ अपनी स्कीम्स को। वैसे ही आप देखोगे उन्होंने एक ही अवकाशम और अतिवेगम, ठीक है, राइट्स फास्ट कैंपेन इंश्योर किया था ताकि जो बेनिफिशियरी फैमिलीज हैं उनको जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपको आधार, जन आधार, मनरेगा कार्ड, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा सके, और साथ में जो अपनी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं जैसे खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी है ना, वाटर, ये सब दिया जा सके। सरकार ने इनफैक्ट आप देखोगे केरला सरकार ने लाइफ मिशन भी लॉन्च किया था ताकि वो लाइफ दे सके होमलेस लोगों को, उनको घर प्रोवाइड करके। और उन्होंने इसके लिए जो वेल्दी फैमिलीज होती है उनको बोला कि प्लीज अपनी जमीन दो, लैंड दो, ताकि लैंडलेस लोगों को हम लैंड बांट सके। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल आता है बिहार के ऊपर ही। तो इसमें मैंने आपको बताया था ना, कुरैशी साहब का एक बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल है, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और इसी से मिलता जुलता ये वाला आर्टिकल है जिसमें आप फ्रीबीज और कैंपेनिंग इन सब की बात कर रहे हो। फिर एक जॉर्ज जॉन साहब जी हैं, साइकेट्रिस्ट है बेसिकली, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है स्मार्टर हैप्पीनेस एजेंडा पे, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी और इंडिया की जो रैंकिंग है उसमें काफी कम आई है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं। फिर आएंगे शशि थरूर साहब का आर्टिकल के ऊपर, अब बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल है, बट इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है याद करने के लिए, क्योंकि हमने पहले भी इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस के बारे में हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक देख लिया था, ठीक है। तो उसी का थोड़ा बहुत आप रिवीजन बोल सकते हो यहाँ पे, और कैसे हमारे लिए अफगानिस्तान क्यों जरूरी है वो भी। फिर हर्ष गोयनका साहब, जो गोयनका ग्रुप ऑफ कंपनीज और ऑब्वियसली इंडियन एक्सप्रेस के मालिक हैं, तो उन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा है, किस चीज के ऊपर लिखा है इन्होंने, अमेरिका के बारे में और ट्रम्प के बारे में, कि ट्रम्प कैसा है, उसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट होगी, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर आप देखोगे हम कुछ बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंट्रल बैंक होता है, जिसको अपन लोग फेडरल रिजर्व के नाम से जानते हैं, उन्होंने ऑब्वियसली क्या करा है, क्योंकि यूएस में स्लो डाउन आ जाएगा, इन्फ्लेशन नहीं है, तो इसको लेते हुए उन्होंने क्या करा है, अपनी रेपो रेट को कम कर दिया ताकि लोन सस्ते हो जाएं, लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें। और एक आप देखोगे कि उन्होंने मतलब यही कहा है कि क्यों इन्फ्लेशन नहीं बढ़े, इसलिए बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ा ही नहीं है, तो उसको टैकल करने के लिए उन्होंने अपनी जो रेट होती है, जिसको अपन पॉलिसी कट या रेपो रेट वगैरह बोलते हैं, पॉलिसी रेट बोलते हैं ना, जो आरबीआई भी अनाउंस करता है अपने यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अनाउंस करती है, तो वहां पे आप देखोगे जब भी, देखो, ये आर्टिकल में मैं यही समझा देती हूँ,
क्या होता है कि हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, कोई एक व्यक्ति बैंक से लोन लेने गया, तो आपको पता है कि बैंक वाले आपको बोलते हैं कि हम इतनी दरों पे आपको लोन देंगे, ठीक है, कुछ रेट बताते हैं, परसेंटेज। तो परसेंटेज रैंडम नहीं होता है, वो जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो रैंडम परसेंटेज नहीं होता है। वो ऑब्वियसली कुछ तो बैंक कैलकुलेट करके एक फॉर्मूला होता है। और उसके अलावा आप देखोगे कि वो डिराइव होता है अपने रेपो रेट से। रेपो रेट क्या है? सपोज करो ये बैंक है जिसके पास आप पैसे मांगने गए, और बैंक को खुद पैसे की जरूरत है, तो बैंक आरबीआई में अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह है वो रखता है, उसके पेटे आरबीआई से शॉर्ट टर्म में लोन लेता है, ठीक है, या पैसे लेता है, और ये लोन लेके फिर वो आपको ट्रांसफर करता है। तो ये वाली जो रेट है शॉर्ट टर्म वाली, जिसपे बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है कुछ पैसे, ठीक है, किसके पेटे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के पेटे। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन पॉलिसी रेट बोलेंगे। इंडिया में रेपो रेट ही पॉलिसी रेट होती है, और इसके बेसिस पे बाकी सारे दरें डिसाइड होती हैं, ठीक है। तो अगर ये कम करते हो पॉलिसी रेट, इसका मतलब है कि पहले 5% था आपका, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, और अब आपका रेट जो है वो 4% रह गया, तो ऑब्वियसली बढ़िया है ना कि आपको कम खर्चा उसमें देना पड़ेगा और आपके लोन सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक न्यूज और है, वो बेसिकली ट्रम्प और साउथ कोरिया के डील के ऊपर है, कि कैसे साउथ कोरिया ने खुद को ट्रम्प साहब के अनप्रेडिक्टिव बिहेवियर से बचाने के लिए, और जो टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं उससे बचने के लिए, ये बोल दिया कि साउथ कोरिया $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा यूएस में। तो यूएस खुश हो जाएगा, रोजगार आएगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, तो यूएस फिर आगे कुछ नहीं कहता, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ पे साइक्लोन मोंटा आया था, वैसे आप देखोगे साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे इनको विली विली कहते हैं, ठीक है, साइक्लोन्स को। वैसे ही इंडिया के ओशन में और साउथ चाइना सी वगैरह में है ना, और जो अपना पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, इस वाली बाउंड्री को टच करता है ना, तो वहां पे आप देखोगे साइक्लोन्स कहते हैं। और जो अपना कनाडा, सॉरी, अपना यूएस, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसके आसपास जो आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? हरिकेन्स, ठीक है। सेम ही चीज है, बस नाम थोड़े थोड़े अलग है। फिर इंडियन बैंक्स के बारे में एक स्टोरी जानेंगे कि कैसे इंडियन बैंक्स अभी एक प्रेफर्ड बैंक्स बन गया है, और निवेश के लिए भी एक अच्छे पॉजिटिव आउटलुक के लिए भी, पैसा कमाने के लिए बाय इन्वेस्टर्स। तो आइए, जब हमने हेडलाइंस देख लिया, कुछ कुछ न्यूज भी डिस्कस कर ली, तो अब हम पहले न्यूज आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो है इंडिया ईयू ट्रेड के बारे में। देखो, अगर मैं आपसे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड के बारे में बात करूं, तो याद रखना, काफी मैंने आपको बताया था ना, अगर हम ब्लॉक देखें, आशियानिक ब्लॉक हो गया, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, सार्क हो गया आपका, है ना, नाफ्टा वगैरह हो गया, तो वैसे ही आप देखोगे ईयू भी एक ब्लॉक हो गया 27 देशों का। तो ईयू आप देखोगे काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं इंडिया उसके साथ। हमने एक्सपोर्ट ही लगभग $80 बिलियन से ऊपर का किया है, ठीक है। इसके साथ आपको पता है ईयू के साथ हम एक एफटीए साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे में ईयू के जो उर्सुला जी और एंटोनियो कोस्टा जी को इनवाइट किया है, उसके पहले टारगेट किया जा रहा है कि एफटीए के जो वार्तालाप है उसको कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। और इनफैक्ट आप देखोगे इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर कम से कम 20 चैप्टर है, 10 फाइनलाइज हो गए, 4-5 पे काम चल रहा है, और कुछ पे आप देखोगे सहमति नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि ईयू जो है वो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स और आपको पता है ना कि सारी गाड़ियां हैं जो जर्मनी वगैरह में मैन्युफैक्चर होती हैं, और साथ में बेवरेजेस, वाइन्स और ये सब, क्योंकि ये वहीं पे मिलता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में। तो ये चीजें आप देखोगे वो देने को मतलब उसको लेके थोड़ा सा एक इशू हो रहा है। फिर साथ में आप देखोगे कि ईयू जो है वहां उसने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मैंने बताया था ना, सीबीएम लागू कर दिया है, और बहुत सारा टैक्सेस लगाएंगे स्टील ऑटोमोबाइल्स पे, तो वो एक दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस ईयू और जो अपने ट्रेड टॉक्स चल रही है उसको लेके एक आर्टिकल आया था। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो इंडिया और चाइना से संबंधित है, कि आपको पता होगा कि अपना जो एलएसी होता है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है ना, यहाँ से, तो आपको पता ही है कि पिछले साल लद्दाख में दोनों ही साइड्स अड़ गई थी, कोई भी पीछे नहीं जा रही थी, और फाइनली डिसएंगेजमेंट हुआ है, ठीक है। डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? कि जो भी फ्रिक्शन पॉइंट्स थे वो हटा दिए, और ये सब एलएसी के अलोंग, एलओसी तो पाकिस्तान के साथ है, और एलएसी जो है ना वो अपना चाइना के साथ है, तो एलएसी के दौरान ईस्ट लद्दाख के आसपास हुआ था, ठीक है। और अब क्या हुआ है कि 2024 में लास्ट आप देखोगे एक ग्रुप था स्पेशल रिप्रेजेंटेशन वाला, जो दोनों की वार्तालाप चलती थी कुछ भी, तो वहां पे डिसाइड होता था। अब फाइनली आप देखोगे एकदम हाई लेवल मीटिंग हुई है, और पहली बार बोला है कि जो डिसएंगेजमेंट चल रहा है इसको कंटिन्यू करेंगे, जो लद्दाख में हो रहा है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया चाइना वाला, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही पता होना चाहिए कि कैसे वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ पीसफुल वापस हो जाए, ठीक है। और एलएसी के अक्रॉस वो लोग बात बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। फिर आप देखोगे ईयू का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और एक ट्रम्प और जी जिनपिंग का मैंने आपको बताया था ना, बहुत ही अजीब सा है, दोनों ही कंट्रीज अब ग्लोबल पीस प्लान की बात कर रही हैं, यहाँ पे देखो। इनफैक्ट आप देखोगे कि ट्रम्प ने तो ठान रखी है कि उनको इस बार नोबेल पीस प्राइज चाहिए,
उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया का वॉर रुकवा दिया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का भी रुकवा दिया। अब रुकवाया है नहीं रुकवाया वो बात अलग है, पर इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध था वो भी रुकवा दिया। अब वो इसराइल और गाजा के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे उन्होंने ये अपना अजरबैजान आर्मेनिया वाला भी था, वो उसको भी आप देखोगे कहीं ना कहीं रुकवाया था। तो नोबेल पीस प्राइज के लिए आप देखोगे जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूली इलेक्टेड सनाई ताकाइची, उन्होंने इनफैक्ट उनका नॉमिनेशन भी भर दिया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, और खुद को वो एक पीस प्रेसिडेंट घोषित करना चाहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे कि चाइना जो है ना, वो पिछले कुछ सालों से अपनी सिविलाइजेशन, अपनी गवर्नेंस, अपनी ये जो होती है ना सिक्योरिटी, उसको लेके काफी ज्यादा बूस्ट कर रहा है। और याद रखना कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रशिया, चाइना और यूएस, ठीक है, तीनों कंट्रीज बोल रहे हैं कि कैसे हमें न्यूक्लियर आर्सेनल को कम करने की जरूरत है, हमें डिफेंस बजट को भी आधा ही कर देना चाहिए, है ना। न्यूक्लियर कमांड सिस्टम्स पे थोड़ा सा मतलब रिस्क होता है उन पे, तो उन पे ध्यान रखना चाहिए कि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो आइडिया ये है कि अगर चाइना और यूएस बात करेंगे तो ग्लोबल पीस प्लान ही बनाएंगे, ठीक है। फिर ये एक आर्टिकल है जो आप देखोगे कल से कंटिन्यूड है, वो है आर्टिफिशियल सीडिंग यानी क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन को लेके। तो इसके अंदर आप देखोगे, मैंने पहले ही बोला था कि कल एक तो क्लाउड्स में इतनी ह्यूमिडिटी नहीं थी और बहुत सारी कंडीशंस मैच नहीं हो रही थी, टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था, जिस वजह से बारिश नहीं हो पाई। इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि जो आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो AQI वाला, वो भी अपडेट नहीं हुआ है 26 अक्टूबर से। और हमें ये पता है कि देखो दो कारण जो होते हैं ना एयर पोल्यूशन के, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सबसे टॉप का कारण क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, तो जो हमें बता ही दिया है वैसे भी कि हमने गाड़ियां अगर BS6 नहीं हुई तो एंटर नहीं मिलेंगी, ठीक है। फिर आप देखोगे उसके बाद बहुत सारे आते हैं, उसके बाद सबसे काफी नीचे की तरफ आता है आपका स्टबल बर्निंग, जो पराली जलाते हैं अपन। और दो लोग पराली पराली करते रहते हैं कि पराली जला दी, पर आप याद रखना पराली तो बहुत पीछे आता है, सबसे ऊपर तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है जो मेजर पोल्यूटेंट है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली में, उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई हम पार्किंग की फीस बढ़ा दो, ताकि और साथ में जो ट्रेन चलती है मेट्रो वगैरह, उनका आप देखोगे ट्रिप्स जो है वो बढ़ा दो, ताकि लोगों के पास ऑप्शन हो कि वो पब्लिक से जा सके ना कि प्राइवेट से, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को लेके। तो ये क्या होता है, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि आपके घर से रेलवे स्टेशन अलग डायरेक्शन में, एयरपोर्ट अलग डायरेक्शन में है, रोडे जो है वो कहीं तक है कहीं तक नहीं है। तो इसमें आप देखोगे डेवलपमेंट कैसा होगा, अगर सिटीज का डेवलपमेंट हुआ भी तो अर्बनाइज हैफिजार्ड है ना वो सारी चीजें। लेकिन अब आप देखोगे कि पहली बार ईस्ट दिल्ली में एक पूरा सोसाइटी टाइप का बनने वाला है, जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा का पहला प्रोजेक्ट होगा हमारी कंट्री में। ट्रांजिट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, नाम से समझो, जो ट्रांजिट के प्रति ओरिएंटेड हो। ट्रांजिट मतलब क्या होता है, जब आप चल रहे होते हैं, है ना, उस पे। अब रोडवे, रेलवे, वाटरवे, कुछ भी ले लो, पॉइंट ये है कि वो ट्रांजिट है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है, अनलाइक रेगुलरली तो अपन क्या सोचते हैं कि जितने घर दूर हो उतने बेटर। यहाँ पे क्योंकि आपने सड़कें, बस स्टॉप, हवाई जहाज, है ना, सारी चीजों को एक साथ मिला दिया है, तो यहाँ पे आप कोशिश ये कर रहे हो कि जो नई सिटीज बन रही है वो ट्रांजिट ओरिएंटेड हो, वहां पे और ज्यादा आप देखोगे एकदम कॉम्प्लेक्स हाउसिंग वगैरह हो, लोग चिपक चिपक के रहें, ठीक है, उनको चलते हुए ही सारी चीजें मिल जाएं। तो साइकिलिंग हो गया, लोगों के चलने के लिए पेवमेंट पार्क्स हो गए, पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली जो होते हैं ना, वो अपन ने बेसिकली यहाँ पे अपन कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में सिटीज ऐसे डेवलप हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप ट्रांजिट की बात नहीं करते हो, आप लोगों का जो स्वास्थ्य होता है, उनका जो डेंस मिक्स यूज होता है कि जहाँ पे लोग रह भी सकते हैं, सोसाइटी भी बना सकते हो, रेजिडेंशियल कमर्शियल पर्पस कैसे भी इसको चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल सिटीज में जगह वैसे भी कम है, तो हम वर्टिकल जा सकते हैं हॉरिजॉन्टल की जगह। अब क्योंकि बिहार इलेक्शंस आप देखोगे इतने न्यूज में थे, हाँ, बिहार इलेक्शंस इतने न्यूज में थे, और आपको पता है कि जो प्रशांत किशोर जी की सूरज पार्टी है ना, उन्होंने बेसिकली बोला है कि वो आते ही कुछ मिनटों में ही लिकर के ऊपर, है ना, जो अपनी शराब होती है उसके ऊपर बैन लगा देंगे। अब ये लास्ट टाइम जब नीतीश कुमार जी थे, है ना, लास्ट टू लास्ट टाइम, तब उन्होंने भी आप देखोगे ऐसा ऐसा बोला था कि जब वो आएंगे तो लिकर पे बैन लगा देंगे। अब लिकर पे बैन लगाने का फायदा क्या होता है कि इनफैक्ट आप देखोगे 21 लाख महिलाएं जो हैं, उन्होंने बिहार में रिपोर्ट किया कि क्योंकि शराब बंद हो गई तो अब उनके जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता था उसके केसेस जीरो हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जब आप कोई चीज अनाउंस कर रहे हो तो पैसा चलो वन पार्ट ऑफ इट है, बट उसका इंटेंट क्या है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे ही आप देखोगे कि इसके अंदर जो होता है लिकर बैन के अंदर, अगर आपके पास लिकर पाई जाती है तो उसमें भी क्या होता है, कंडीशंस होती है कि आप पहले टाइम ऑफेंडर हो, बार बार कर रहे हो, है ना, आपके घर में मिली है। और फिर हुज ट्रेजेडी का क्या, जहाँ पे नकली दारू असली दारू बना के बेच जाती है और फिर लोगों की कई बार तो मृत्यु भी हुई है, तो उसको अपन बोलते हैं हुज ट्रेजेडी, ठीक है।
तो वो भी आप देखोगे यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत थी। फिर एक आपको पता ही है कि इंडिया ने मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव होल्ड किया था, एक मैरीटाइम वीक होल्ड किया है 2025 में, और 85 कंट्री से ज्यादा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इनफैक्ट आप देखोगे इंडिया ने अपने मैरीटाइम सेक्टर पे काफी बूस्ट भी दिया है, 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप देखो, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड सब हमने यहाँ पे किया है। ठीक है। और इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगले 25 साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इंडिया ने तो कोस्टल शिपिंग एक्ट भी लाया था ताकि हम फुल तरीके से, बैलेंस तरीके से कोस्टल शिपिंग का डेवलपमेंट कर सके। ठीक है। फिर मैंने आपको ये स्टेट वाली न्यूज बताई दी थी, पोषण अभियान वाली, तो ये हम वापस नहीं देखेंगे, है ना। और वेलफेयर स्कीम्स का मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें लगता है स्टेट असेंबली इलेक्शंस लोग इनको लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी यूज कर रहे हैं। फिर क्रिमिनल चार्जेस वाला हमने देख ही लिया था, मूवी वाला हमने देख लिया। और एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला भी हमने देखा कि कैसे केरला ने इरेडिकेट किया है एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो ये हाई नीड ऑफ द आवर है कि राजस्थान भी इससे कुछ सीख सकता है। फिर ये आता है बहुत ही अमेजिंग आर्टिकल जो कुरैशी साहब का लिखा हुआ है कि कैसे बिहार को हेल्पिंग हैंड चाहिए, डोल नहीं चाहिए। ये तो आपका यूपीएससी का ऐसे का टॉपिक था कि हेल्प वाइज हेल्पिंग हैंड बेटर देन अ डोल। भाई आपने कोई गरीब देखा, आपने उसको 100 रुपए दे दिए, तो आपको देख के खुशी हुई, आपको लगा वाओ मैंने 100 रुपए दे दिए, वो आज का खाना खा पाएगा। पर वो रोज का खाना कहाँ से खाएगा, क्योंकि ना आपने उसको कोई स्किल दी है, ना आपने उसको कोई एजुकेशन दी है, ना कोई जॉब दी है। तो आज तो आपने उसका पेट भर दिया, कल कैसे भरोगे। ठीक है। तो जब आप किसी किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को, किसी गरीबी की प्रॉब्लम को जब आप लॉन्ग टाइम तक सॉल्व करते हो, है ना, उसको सेल्फ सफिशिएंट बना देते हो कि वो खुद से मैनेज कर पाए, तो उसको बोलते हैं हेल्पिंग हैंड। लेकिन जब आप ऐसे 100 रुपए 200 रुपए दे के अपना गिल्ट कम कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डोल। ठीक है। तो हुआ क्या है, कुरैशी साहब बोल रहे हैं जो बिहार में मैनिफेस्टो में इतने बड़े बड़े प्रोमिस किए जा रहे हैं ना, और ऐसा नहीं एक पार्टी कर रही है, सारी पार्टीज बराबर लगी पड़ी हैं, इलेक्शंस को आप देखोगे बिल्कुल ब्राइबरी का गेम बना के रख दिया है, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली जा रही है। ठीक है। मैनिफेस्टोज जो है वो तो बेसिकली एक तरीके से ये हो गए हैं, मतलब एक वो होता है ना जिसमें वो लोग आपसे मांगते रहते हो लोगों से, है ना। तो वेलफेयर को वो लोग एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं वोट्स को खरीदने के लिए। ठीक है। और जो सरकार का पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो अच्छी अच्छी स्कीम्स में खर्च होना चाहिए था, वो बेसिकली अब क्या हो रहा है, प्राइवेट इलेक्शन फंड बन गया है, हर पार्टी अपने हिसाब से उसको खर्च कर रही है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे एक प्रॉब्लम है। कुरैशी साहब ने बताया कि कैसे जो ट्रेजरी का पैसा है ऐसी स्कीम्स में उड़ रहा है। तो जैसे उन्होंने बिहार का एग्जाम्पल लिया है कि जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर की हो, आरजेडी हो या जेडीयू हो, तीनों ने इतने सारी स्कीम्स अनाउंस कर दी हैं पार्टी में आने से पहले ही, पावर में आने से पहले इनफैक्ट, कि लगभग अगर वो कोई भी पार्टी में आया उन तीनों में से, तो 8 लाख करोड़ का नुकसान होगा सालाना इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है ना, जेडीयू वाली, उन्होंने बोला है कि वो 125 यूनिट आपको फ्री बिजली के देंगे, जिसको अगर आप ऐड करोगे तो 12,000 करोड़ रुपए बनते हैं। ठीक है, साल के। वैसे ही आप देखोगे उन्होंने बोला है कि जो भी सोशल सिक्योरिटी दी जाती है ना, जैसे एकल नारी, विडो और इन सबको, तो डिसेबल्ड वगैरह को जो असिस्टेंस जाता है, अब वो 1,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से जाएगा। तो इसको भी फिर आप जब ऐड करोगे 1.5 करोड़ लोगों के आसपास के हिसाब से, प्लस आप बोल रहे हो कि हम 1 करोड़ लोगों को तो जॉब भी देंगे, तो आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी ने, आपको पता ही होगा कि अभी 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाले थे, तो 75,000 7500 करोड़ रुपए तो यही हो गए। तो आप अगर इनको ऐड करते जाओगे तो आपको मिलेगा कि लगभग 8 लाख करोड़ के प्रोमिस तो नीतीश कुमार की सरकार ने कर दिए हैं आने से पहले। फिर आप देखोगे तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी वही कि तुम 125 यूनिट दोगे इलेक्ट्रिसिटी फ्री, हम तो 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, हम हर एक बंदे को सरकारी जॉब देंगे। ठीक है। मतलब उसके लिए आपको 2.5 करोड़ नई पोस्ट और 7.5 लाख करोड़ रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ लोगों को पैसे देने में। फिर उन्होंने बोला कि हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए मंथली ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको अगर आप ऐड करोगे तो 45,000 करोड़ बनता है। समझ में आ रहा है। तो आप ये देखो, ऐसा नहीं एक पार्टी, सभी पार्टीज ने क्या करा है, वेलफेयर जो नीड ऑफ द आवर है, जो आप देखोगे कि अ, जो मतलब लोगों को केपेबल बनाता है, ठीक है, उसकी जगह आप क्या कर रहे हो, लोगों को फ्रीबी दे रहे हो। फ्रीबी का मतलब क्या होता है, बिना कुछ पैसे खर्च किए आपको सामान मिल जाएगा। अब फ्रीबी क्या होता है, आपको वोट लूटने के लिए चाहिए होता है कि भाई लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, है ना। और वेलफेयर जो होता है एक ऑब्लिगेशन है कि लोगों को अच्छा खाना देना, सैनिटेशन, वाटर, ड्रिंकिंग, ये सब हमारी जरूरत है। ठीक है, ये हमारा काम है। लेकिन हमने क्या करा है आजकल, कैश बांट बांट के लोगों की आदत खराब कर रहे हैं। ठीक है। बेनिफिट्स एक्चुअली में इंसेंटिव ही होते हैं, और जब वो लंबे समय तक कुछ कर जाए और उनसे कुछ अच्छे आउटकम आते हैं तो हम उनको बोलते थे कि हमने तो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। फॉर एग्जाम्पल कुरैशी साहब बोलते हैं कि जस्ट टू, वो होता है ना कि आप कहीं और देश में बैठे थे और वहां के देश के लोगों ने कुछ बोला कैसा करना चाहिए, हमारे पास एक आइडिया आया और हमने तुरंत ही क्या करा, अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो 30 से 22% कर दिया।
इससे इंडिया को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है हर साल। ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे फ्रीबी ट्रैप में फंसते कौन है? अनपढ़ लोग, है ना, या फिर रूरल लोग, या फिर कम पढ़े लिखे लोग। ठीक है। वो बेसिकली इसमें फंस जाते हैं। और ये फ्रीबीज कब अनाउंस किए जाते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता के लागू होने से पहले, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपको पता है अगर आपने कुछ भी किया तो सेक्शन 123 आरपीए 1951 के हिसाब से क्या होगा? आपको दोषी माना जाएगा कि आप लोगों को ब्राइब कर रहे हो। ठीक है। पर इसको भी लेके कुरैशी साहब ये बोल रहे हैं कि कोई भी चीज क्लियर नहीं है। आप किसी वोटर को अगर कप ऑफ चाय दे रहे हो तो वो बेसिकली आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो कि वो एक ब्राइबरी है। ठीक है। लेकिन आप ये झूठे वादे करके, मैनिफेस्टो करके आप फिर उसके बाद पावर लेके आ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि हिपोक्रेसी है। कि फिर इसको आपने उस कंडीशन में क्यों नहीं डाला कि मतलब ये भी ब्राइबरी है। ठीक है। तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि क्या चीज ब्राइबरी है, क्या चीज नहीं है? इनफैक्ट आप देखोगे वो बोल रहे हैं कि इसके पहले जहां जहां इलेक्शन हुए हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, वहां वहां पे आपको एक फ्रीबी कल्चर बहुत देखने को मिला है। इस फ्रीबी कल्चर को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार आप देखोगे झांसे में लिया है। और इवन आप देखोगे फ्रीबी कल्चर के बारे में तो आरबीआई की जो रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट, उसने भी ये बोला था कि इससे स्टेट्स पे बर्डन बढ़ता है, उनका फिस्कल कोलैप्स होता जाता है, उनका डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता जाता है। राजस्थान का भी बहुत हाई है, पंजाब का हाईएस्ट है 47% के आसपास। ठीक है। फिर वैसे ही आप देखोगे कि उन्होंने ये बताया कि कैसे फ्रीबी और वेलफेयर में फर्क है। जैसे आंध्र प्रदेश में एक एनटी रामाराव होते हैं, उन्होंने बेसिकली 2 रुपए में चावल देना शुरू किया। तो उनका टारगेट ये था कि कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, है ना, वैसे वाली चीज थी। फिर आप देखोगे कि स्टारवेशन डेथ उस वजह से कम हो गई। फिर एक स्कीम आई बिहार में बाईसाइकिल वाली, उससे जो गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो था स्कूल में वो बढ़ गया। ठीक है। इनफैक्ट हमने ये पढ़ा है कि कैसे टॉप 1% जो लोग होते हैं पैसों वाइज, वो बेसिकली 60% ऑफ वेल्थ को कंट्रोल करके इंडिया की। और जो टॉप 60% लोग हैं ना, नीचे के बॉटम के 60% है, वो सिर्फ 1% को मतलब 1% को रिस्पेक्ट कर रहा है। इंडिया की जो रैंकिंग है एसडीआई में वो भी खराब है। ठीक है। और हमारे यहाँ पे लगभग 80 करोड़ लोग को फ्री में राशन मिलता है। लेकिन एक्चुअली जब आप देखोगे सर्वे किया जाएगा ना, 30-40 करोड़ से ऊपर नहीं निकलेगा। एक तरफ तो बोल रहे हो कि इंडिया में इतने सारे लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, तो फिर आपके जो लोग पीडीएस सिस्टम में एनरोल्ड है और फ्री में राशन ले रहे हैं वो क्यों नहीं कम हो रहे हैं? ठीक है। तो वो एक सोचने वाली बात है कि स्कीम्स में कुछ ना कुछ झोलमझाल हो रहा है। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में 2023 में भी एक केस आया था, एक प्ली लगी थी कि कैसे आ, ये जो अपन बोलते हैं ना कि फ्रीबी का कल्चर जो है, फ्रीबी प्रॉमिस करके फिर फ्रीबी ना देना, इसको उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अनवैलिड घोषित करते हुए आप, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली अनवैलिड है ये कि आप लोगों को ब्राइब कर रहे हो। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली अभी तक ये केस चल ही रहा है, और तब तक तो आप देखोगे बिहार में चीजें बहुत आगे निकल गई हैं। तो कुरैशी साहब बोल रहे हैं इससे बचने का प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से बचने का सोल्यूशन क्या है? पहला, कि जो मैनिफेस्टो पार्टीज रिलीज करती हैं, वो मैनिफेस्टो को कंपलसरी करो कि उसमें कोई भी पेनल्टी, या अगर आपने फॉल्स डिक्लेरेशन किया तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। दूसरा, कि जो डायरेक्ट कैश के आप प्रोमिस दे रहे हो, बताओ कि भैया ये पैसा आएगा कहाँ से, नए टैक्सेस से, नए कर्जे से, पुराने कर्जे से, कहाँ से आएगा? तीसरा, आप ये बोल रहे हैं कि कोई भी नई स्कीम जो है वो लानी नहीं चाहिए ताकि वोटर्स को फ्री एंड फेयर इलेक्शन सच में देखने को मिल सके। ठीक है। फिर आप देखोगे असली में अगर आपको वेलफेयर करना है तो वहाँ पे जॉब्स, इंडस्ट्री, एजुकेशन, ये सब लाओ, स्किल्स वगैरह बढ़ाओ ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इलेक्शंस जो है इंडिया में वो बेसिकली ऑप्शंस नहीं है, बल्कि खुद का पूरा इंडिया ही सेल पे चला जाता है। हम इनको फ्रीबीज को बोलते हैं कि नहीं गरीबों को जरूरत है, पर गरीबों के नाम पे आप देखोगे ये टैक्टिक्स है इलेक्शन जीतने की। ठीक है। तो ये कुरैशी साहब ने बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल लिखा था जो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। और इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए ये आर्टिकल है कि मनी जो है इजंट प्रॉमिसिंग। ये जो बिहार के इलेक्शंस में हो रहा है ना, ये डोल वोल देके कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारा शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है। वो ये कह रहे हैं कि पहले के जमाने में, ठीक है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में आप देखोगे तो वहां पे ऐसा था कि गवर्नमेंट जो थी वो आपको वो सारा सामान देगी जो प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं देगा। जैसे ब्रिजेस बनाना, रोड्स देना, क्लीन वाटर देना, सीवेज देना, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है। पर ये आपको पता था कि प्राइवेट प्लेयर कभी नहीं घुसेगा। और ये जो अपन चीजें कर रहे हैं इनकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है? कि जिस चीज का बाहर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ठीक है। तो वो अपने को यहाँ पे दिखाना है। और पॉलिटिशियंस जो हो गए आजकल शॉर्ट टर्म, सिर्फ ये इलेक्शन देखना है उन्हें, बाकी का बाद में देखेंगे। ठीक है। तो बिहार जस्ट लाइक इंडिया, एक मीडियन एज जो है वहाँ पे लोगों की वो 25 साल है। और वहाँ पे बहुत यंग लोग रहते हैं, इसलिए आप देखोगे तीनों की तीनों पार्टीज अब यंग लोगों के पीछे पड़ी है। तो फिर एक ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 118वीं आई थी। और इसलिए हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि जो हैप्पीनेस है वो कैसे बढ़ाई जाए।
तो वो ये बोल रहे हैं कि जिसके लिए फैमिली वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए ऐसे मतलब फैमिली वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए। फिर आप देखोगे कि जो हमारे यहाँ पे जीडीपी के फिगर्स वगैरह हैं, कोई भी ये नहीं देखता कि लोग हैप्पी कितने हैं, मेंटल हेल्थ कैसी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसा है, तो वो कहीं ना कहीं पैरामीटर में लाने की जरूरत है। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो हमें ऐसी स्पेसेस जहाँ पे लोग आपस में बात कर सके, मिल सके, है ना, सोशल, आपके ये वृद्धाश्रम वगैरह हो गए, है ना, तो वहां पे मल्टी कल्चरल होम्स हो गए, इंटरजेनरेशनल होम्स हो गए, या फिर लाइब्रेरीज हो गई, है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसी चीजों को एनकरेज करो जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि पर्पस सॉल्व होता है, ठीक है। फिर वैसे ही वो बोल रहे हैं कि जो वर्क है उसको थोड़ा ह्यूमन बनाओ। ऐसा नहीं है कि वर्क के नाम पे हम बर्न आउट हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्रिएटिविटी किल होती है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक रूल निकाला था, एक लॉ निकाला है कि लोग जो है वो घर जाके बिल्कुल काम नहीं करेंगे, फिर सोशल मीडिया वेबसाइट से वो लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हमें भी लानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कि उन्होंने बोला है कि जितना आपको अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए, जैसे डिजिटल हाइजीन मेंटेन करना है ना, आपको बेसिकली लाइट क्लासरूम्स बनाने हैं, पब्लिक कैंपेनिंग करनी है स्लीप वगैरह की, ताकि लोग एक्चुअली में हैप्पी रह सकें। फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रम्प जो है इस बार नोबेल पीस प्राइज जीत के रहेंगे शायद। और आप देखोगे कि मतलब ट्रम्प ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल से हैं, वो फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, इम्पल्सिव है पर कैलकुलेटिव भी है। वो मतलब फ्रेंडशिप या दोस्ती करने के लिए हमेशा ईगर रहते हैं, और फिर बुरा भी बहुत जल्दी मान जाते हैं, ठीक है। तो एक अपन एक ऐसे अमेरिकन लीडर से डील कर रहे हैं जो बहुत ही इंस्टिंक्टिव है, ट्रांजैक्शनल है, और मतलब है ना, कुछ भी कहीं भी बोल के उस चीज पे थ्राइव कर जाते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि ट्रम्प जो है उन कंट्रीज को हेट करते हैं जो उनको लगता है कि अमेरिका का यूज कर रही है। स्पेसिफिकली इसमें वो कंट्रीज आती हैं जिनके साथ अमेरिका का फिस्कल सरप्लस है, जैसे इंडिया, ठीक है। और इनफैक्ट आप देखोगे कि जो ट्रम्प है, ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि इंडिया के साथ जो हमारा ट्रेड हो रहा है, आपको पता होना चाहिए कि वो इंडिया के फेवर में है, ठीक है। इंडिया के पास सरप्लस रहता है लगभग $45 बिलियन का। और बहुत सारी आप देखोगे यूएस की कंपनीज, जैसे एप्पल हो गई, कुछ सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, टेस्ला हो गई, वो सब आप देखोगे इंडिया आना चाहते हैं, ठीक है। पर ट्रम्प ने आप देखोगे वीजा को लेके इतने बड़ी इश्यूज क्रिएट कर दिए हैं, तो लोग फिर कैसे आ पाएंगे। तो ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि कैसे ट्रम्प जो है वो अपने आप में एक टेस्ट है, और हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम उनसे क्या निगोशिएट कर रहे हैं। फिर एक शशि थरूर जी का बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है काबुल या अफगानिस्तान के ऊपर। और आपको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता ही है कि अफगानिस्तान की पहली बार जो हमारे यहाँ पे हमने अफगानिस्तान में एक टेक्निकल मिशन था, उसको अपग्रेड करके अब प्रॉपर एम्बेसी बना दिया है, तो वहां पे हमारे लोग जाया करेंगे, हाई कमिश्नर वगैरह। दूसरी चीज आप देखोगे कि अभी रिसेंटली तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे, और हमने अलाउ भी किया था, उनकी मीटिंग्स वगैरह भी कराई। ऑल्दो एक प्रेस में सारी महिलाओं को अलाउड ही नहीं था, तो हमने ब्लैक में करवाई थी, जिसको लेके काफी क्रिटिसिज्म भी आया था, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें से विमेन जर्नलिस्ट नहीं थी। तो इंडिया जैसा देश जो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता है, जिसने पहले भी देखो आवाज उठाई है कि हम रेसिज्म का हाथ साथ नहीं देंगे, हम ऐसी चीज जो गलत है उसका साथ नहीं देंगे, तो आज फिर उसने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें विमेन अलाउड नहीं है, क्योंकि कंसिडरिंग इंडिया में तो आर्टिकल 14 लगता है, तो फिर आप देखोगे ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं करनी चाहिए थी। पर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन जो है वो काफी आप देखोगे स्ट्रेंज है। अफगानिस्तान, आपको पता ही है कि एक अच्छा अफगानिस्तान इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि बुरा हुआ तो पाकिस्तान या चाइना के कब्जे में चला जाएगा, नहीं तो फिर वहां से टेररिस्ट अटैक और मतलब बहुत सारे जो सेफ हेवन्स होते हैं ना टेररिस्ट के, वो वहां पे आ जाएंगे। फिर इंडिया ने लगभग $3 बिलियन का ऑलरेडी निवेश कर रखा है अफगानिस्तान में, वो सारा वेस्ट चला जाएगा। तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए आप देखोगे इंडिया वापस से अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने आप देखोगे पहले ही आपको समझा दिया कि ये आर्टिकल जो है पहले से चलता जा रहा है। फिर ये है ना, एक छोटा सा आर्टिकल है, ये बता रहा है कि कैसे राजस्थान और हरियाणा से बहुत सारे बच्चे इस बार रशिया यूक्रेन के वॉर में फंस गए हैं, ठीक है। वो ऐसे नहीं फंसे हैं, उल्टा इनफैक्ट आप देखोगे उनको सोशल मीडिया पे किसी ने कांटेक्ट किया, उसने बताया कि कैसे आप अगर मतलब बाहर जाते हो पढ़ने के लिए, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, और नहीं मिल रही है ना, तो उन्होंने कोई शॉर्ट टर्म नौकरी बताई सिक्योरिटी एजेंसी में, लेकिन एक्चुअली नौकरी किसने निकली, रशिया की मिलिट्री में, ठीक है। तो ज्यादा पैसे के नाम पे आप देखोगे बच्चे एनकरेज हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसा आपके आसपास या आपकी फैमिली में ना हो, ठीक है। एक ही छोटी सी न्यूज है कि रशिया के ऑयल पे सैंक्शन लगने के बाद जो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, ठीक है, एचपीसीएल और मित्तल एनर्जी, लक्ष्मी जो अपने लक्ष्मी मित्तल साहब जी है ना उनकी, ठीक है, तो उन्होंने बना पहली कंपनी बन गई जिन्होंने मना कर दिया है कि ठीक है, क्योंकि रशिया पे सैंक्शन लगे हैं, तो अब हम रशिया से कोई ऑयल ऑयल नहीं लेंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे सुजुकी ये वाला, कि ये मैंने आपको पहले बता दिया है, इस न्यूज में और कुछ नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो निगोशिएट होगा। लेकिन साउथ कोरिया ने खुद को ट्रम्प साहब के फ्यूरी से बचाने के लिए पहले ही वोट दिया कि भाई हम आपके यहाँ $350 बिलियन इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ साइक्लोन आते हैं, वैसे ही हरिकेन मेलिसा आया है कहाँ पे, आपका यहाँ हरिकेन मेलिसा आया है आपका क्यूबा के अंदर, ठीक है। तो लोगों को इवैक्यूएट वगैरह किया जा रहा है। फिर ये है अच्छी स्टोरी कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर को लेके, कि कैसे जो बैंकिंग सेक्टर पहले पूरा बंद था, आज वो इतना खुल गया है। आप देखोगे रिसेंटली लास्ट 1 साल में तो इतनी सारी डील्स हुई हैं। एमिरेट्स डीएनबी ने बोला है कि आरबीएल बैंक में वो 60% स्टेक लेगा। डीबीएस आपको पता है जो सिंगापुर की कंपनी थी, फिर उसकी इंडिया सब्सिडी बनाई और अब उसको अमेलगमेट कर दिया लक्ष्मी विलास बैंक के साथ। वैसे ही आप देखोगे मित्सुई जो होती है, उसमें भी करीबन 20% स्टेक जो है वो लगा रखा है यस बैंक, उसने लगा रखा है यस बैंक के अंदर। तो आपको ये पता लग रहा है कि इंडिया के जो बैंक है उसमें सडनली रिन्यूड इंटरेस्ट आ रहा है, जहाँ पे बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आके हमारे बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन रही है। अभी वैसे तो अपने आप में अच्छी बात है कि क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखाता है हमें, आप यहाँ पे मीटिंग मतलब होता है ना कि ये दिखा रहा है कि बैंक कितनी रेजिलियंट है। लेकिन वही हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जो 8 वाला कोलैप्स हुआ था लेमान मदर्स को लेके और फिर उससे बाकी सारे लोग भी कोलैप्स हो गए थे, ऐसा कुछ इंडिया में इतना प्रोमिनेंट देखने को नहीं मिला था। तो अगर आप बैंक्स को फॉरेन ओनरशिप अप्लाई कर दोगे, तो एक तो ऑब्वियसली जो फॉरेन में हो रहा है उसके इंडिया में चांसेस जो होते हैं अफेक्ट करने के वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। साथ में आप देखोगे कि हमारे जो इंडियन बैंक्स हैं, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन आएंगे तो अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने आप देखोगे तजुर्बे के साथ आए जाएंगे। और यहाँ पे हो सकता है कि उनका तजुर्बा उनके जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल ही ना हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कैसे हर चीज का अपना प्रो भी है और हर चीज का अपना कॉन भी है। और इसी के साथ हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, बट छोटी छोटी न्यूज आर्टिकल्स थे और काफी सारे तो कंटिन्यूड है जो हमने लास्ट क्लासेस में कुछ पढ़े हैं। पसंद आया तो जरूर बताइएगा और फिर से मिलेंगे। थैंक यू।